Hello everyone, today we are going to study theory of moral development जो किसने दी थी लॉरेंस कॉलबर्ग ने दी थी। तो इसका बेसिकली इन्होंने कॉलबर्ग की जो थ्योरी है वो पियाजे ने सबसे पहले मॉरल डेवलपमेंट में काम किया था, उसी पर बेस्ड है, लेकिन वही कॉपी नहीं है क्योंकि आइडिया सबसे पहले जीन पियाजे का था मॉरल डेवलपमेंट में काम करने का। फर्दर वो ज़्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट से इन्फ्लुएंस हो गई, तो उन्होंने फिर अपना काम मॉरल डेवलपमेंट में छोड़ के आगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में किया। कॉलबर्ग ने थ्योरी दी है मॉरल डेवलपमेंट की। मॉरल डेवलपमेंट बेसिकली नैतिक विकास। हम जब इंडिविजुअल ये फाइंड आउट कर सके क्या सही है क्या गलत है, जैसे जैसे मैच्योर होते हैं हमारे डिसीजंस भी चेंज करते हैं, यही हमारा एक टाइप का मॉरल डेवलपमेंट होता है। इस थ्योरी में बेसिकली एक स्टेज थ्योरी है जिसमें वेरियस स्टेजेस दिए गई हैं। और ये स्टेजेस कैसे दी, कोरल कॉल जो लॉरेंस कॉलबर्ग हैं उन्होंने बहुत सारे स्टोरीज पेश करते थे, जैसे कि ये एक्सपेरिमेंटल टाइप में निष्कर्ष कंक्लूजन टाइप थ्योरी है। वो बहुत सारे एक ऐसी स्टोरीज या फिर ऐसी ऐसी सिचुएशंस कंडीशंस पूछते थे जिससे उनसे ये पूछा जा सके, जैसे उन्होंने उनके स्टूडेंट्स या फिर बच्चों पे क्या करते थे, वो क्वेश्चंस पूछते थे और उनके रिजल्ट से रिस्पॉन्सेज से वो कंक्लूड करते थे कि वो किस स्टेज ऑफ मोरालिटी यानी कि पर प्रेजेंट हैं। तो एक फेमस हिंज दिलीमा है जिसके अंदर एक हिंज की वाइफ बीमार हो जाती है, और यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि उनको एक ऐसा रेयर कैंसर या फिर ऐसी रेयर डिजीज़ होती है जो कि एक ही दवाई से ठीक हो सकती है, और जो दवाई जिसने बनाई है वो सिर्फ उसी केमिस्ट के पास प्रेजेंट होती है। तो हिंज उसे लेने जाता है, तो उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उसकी पेमेंट कर सके, और जो केमिस्ट है वो भी 10% ज़्यादा ले रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि मैंने ही बनाई है तो मैं इससे पूरा प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ। तो हिंज उससे 50% की भी मांग करता है कि आप ऐसा कर दीजिए प्लीज़, और मैं बाकी आपको लोन करके या फिर बाद में चुका दूंगा। लेकिन केमिस्ट बिल्कुल मना कर देता है। तो इस सिचुएशन में हिंज को क्या करना चाहिए, क्या उसे चोरी करनी चाहिए अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए, या उसे ऐसे ही मरना चाहिए क्योंकि चोरी करना गलत बात है। तो इसी तरीके से बहुत सारे रिस्पॉन्सेज दिए, अलग अलग एज के बच्चों के साथ इन्होंने क्या किया, डील किया, ऐसे क्वेश्चंस पूछे, और एट लास्ट उन्होंने कुछ स्टेजेस में अपनी थ्योरी को कंक्लूड किया। तो इसमें बेसिकली 3 लेवल्स हैं और हम स्टेजेस की बात करें 6 हैं। सबसे पहले आता है हमारा प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसमें जो भी हमारे डिसीजंस हैं वो हमारे पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस पर बेस्ड होते हैं, यानी कि हमें कैसे मिलेगा, हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा। जैसे कि पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस में हम अपना फ़ायदा देखते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल पर, वी टोटली फोकस ऑन अवर सेल्फ। इसकी स्टेज 1 की बात करें तो ये होता है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। स्टेज 2 होता है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। अगर हम लेवल 1 में स्टेज 1 का रिस्पॉन्स देखें हिंज में, तो उनका कहना ये था कि हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि ये अगेंस्ट द लॉ है और उसे पनिशमेंट मिलेगी। स्टेज 2 का मतलब स्टेज 2 में क्या होगा, अगर उसकी वाइफ उसको कभी फेवर करती थी, अगर अच्छी थी तो उसे चुरा लेना चाहिए, अगर अच्छी नहीं थी तो उसे मरने देना चाहिए। तो ये हमारे स्टेज 1 और स्टेज 2 के आंसर्स हैं बेसिकली प्री कन्वेंशनल लेवल पे, जिस पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस पर बेस्ड होते हैं। स्टेज 1 की बात करें ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, इसमें होता है कि जो भी बच्चा बेसिकली ये एक स्टेज थ्योरी है और ये प्रोग्रेसिव ऑर्डर में इंक्रीज होती है। तो इसमें प्री कन्वेंशनल लेवल में जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो इंक्लूड होते हैं। तो इनमें जो भी ओबीडियंस और पनिशमेंट ओरिएंटेशन में क्या होता है कि जो भी बच्चा है वो उसे ही मोरालिटी उसे ही ठीक मानता है जब उसे पनिशमेंट नहीं मिलती, और अगर किसी भी काम के रिलेटेड अगर उसे पनिशमेंट मिलती है तो वो समझता वो चीज़ें गलत है। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है कि एक चाइल्ड है, वो कुकी नहीं चुराना चाहता ये क्योंकि उसे डर है कि उसे पनिशमेंट दी जाएगी पेरेंट्स के द्वारा। इसका नेसेसरली ये मतलब नहीं है कि वो चोरी करना गलत है, लेकिन वो पनिशमेंट से बचने के लिए चोरी नहीं करा, तो यानी वो स्टेज 1 में है।
स्टेज 1 हमारा ऑबिडेंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। नेक्स्ट हमारा सेल्फ इंटरेस्ट, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इसे हम बेसिकली टिट फॉर टैट भी बोलते हैं। म्यूचुअलिज्म एक्सचेंज होता है, यानी कि जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। अगर इसमें बच्चा अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखता है कि मुझे क्या मिलेगा, जैसे एग्जाम्पल के रूप से देखते हैं कि चाइल्ड है, अपनी फ्रेंड को हेल्प करता है क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट करता है कि फ्रेंड भी इन रिटर्न उसे क्या करेगा, उसकी भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल में होता है कि हम बेसिकली सोशल एक्सपेक्टेशंस क्या है, नॉर्म्स क्या है, लॉज कंडीशंस, इन पर क्या होते हैं, फोकस्ड होते हैं कि क्या जो एक सोशल ऑर्डर है, सोशली एक्सेप्टेबल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। जैसे इसमें स्टेज 3 और स्टेज 4 आती है। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, इसमें क्या होता है कि अच्छे लोग, अच्छा बनना है, जैसे तैसे करके आपको खुद कुछ नहीं करना, आपको क्या पसंद है क्या नहीं, सोशली क्या एक्सेप्टेबल है, कैसे आप अच्छा बच्चा, गुड गर्ल और गुड बॉय ओरिएंटेशन भी होता है इसमें। फिर नेक्स्ट है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। अब अगर हिंज के केस में ये होगा, अगर सभी लो तोड़ेंगे तो काम कैसे चलेगा, लॉज आर लॉज, लॉज फिक्स होते हैं, हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। ये हमारी स्टेज 4 की है। अब इन डिटेल देखते हैं तो स्टेज 3 में क्या होगा, जैसे कि ये है। अब इसमें क्या होगा कि उन्हें अच्छा बन के रहना है, जैसे तैसे कुछ भी हो, उन्हें अच्छा दिखना है, सोसाइटी के अंदर गुड पीपल की संज्ञा में आना है। जैसे एक टीनेजर है, चीटिंग नहीं करना चाहता क्योंकि वो अपने आप को एक गुड स्टूडेंट की तरह रिप्रेजेंट करता है टीचर्स और पीयर्स में, और अगर वो चोरी करेगा तो वो अच्छा बच्चा नहीं रहेगा, वो अपनी इमेज को खराब नहीं होने देना चाहता। स्टेज 4 है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसके अंदर होता है कि लॉज आर लॉज, लॉज फिक्स है, हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए, किसी भी हालत में उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। अ पीपल रिफ्रेन्स फ्रॉम स्पीडिंग। अगर एक पर्सन है वो बहुत लेट हो रहा है, भले ही ट्रैफिक रूल्स, जैसे कि कोई, जैसे ट्रैफिक में कई बार होता है आप रोड पे जाते हो तो दूसरी साइड से कोई रोड क्रॉस नहीं कर रहा, फिर भी रेड लाइट है, तो लॉज आर फिक्स्ड और वो पर्सन वहीं खड़ा रहेगा जबकि वो लेट हो रहा हो तब भी। ये क्या होते हैं, लॉज फिक्स होते हैं। ये होती है हमारी लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जो इनसे सबसे ऊपर मानी जाती है, जिस पर हम यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। यानी इसमें बिल्कुल जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। पर्सन, सोसाइटी, लॉज, कस्टम सब के अगेंस्ट जा सकता है, जो चीज़ सही है वही सही है। यानी इसमें यूनिवर्सल भाईचारा और इन सब की बातें की जाती है। इसके अंदर फर्दर 2 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसके अंदर क्या होता है कि कोई चीज़ है या फिर कोई लॉ है, हम सबको पता है कि लॉ क्या होते हैं, हमारी सोसाइटी के लिए, वेलफेयर के लिए होता है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा लॉ है जो बहुत सारे मासेस को क्या कर रहा है कि उनके राइट्स छीन रहा है या फिर प्रॉपरली फंक्शनल नहीं हो पा रहा है, तो क्या करते हैं कि वहाँ पे लॉज ब्रेक हो सकते हैं, सिचुएशंस में लॉज चेंज हो सकते हैं। अगर इस केस का लें, अगर हम हिंज की वाइफ का एग्जांपल लें, तो चोरी करना गलत बात है, लेकिन इस सिचुएशन में चोरी की गई क्या है, सही है। जैसे कि झूठ बोलना गलत है, लेकिन ऐसा झूठ जो किसी की जान को बचाने के लिए बोला जाए, वो झूठ झूठ नहीं होता। ये इसी स्टेज की बात होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेज 6। इसमें यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन की बात होती है। इसमें कोई क्या है, इसमें हम जैसे चीज़ों में बटे हुए नहीं हैं। जैसे अगर आपको एक फेमस स्टेटमेंट दी जाए, तो सुनीता विलियम्स जब स्पेस में गई थी तो उन्होंने ये कहा था कि हम स्पेस से सिर्फ लैंड और ओशियन को ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई भी हमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट्स देखने को नहीं मिलती। ये जो लाइंस हैं, ये बॉर्डर्स हैं, ये हमने खुद बनाए हैं। अगर जब हम आपस में एक साथ होकर यूनाइट
यूनिटी की बात करते हैं और उस मॉरलिटी के पर बेसिस पे जाते हैं, तो वो हमारा यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, यानी कि किसी के भले के लिए खुद की भी कुर्बानी दे देना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बेसिकली इसी का पार्ट होता है। और ये मॉरलिटी बहुत हाईएस्ट लेवल पे मानी गई है और ज़रूरी नहीं कि सभी इस मॉरलिटी तक पहुंच जाते हैं, हालांकि ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सब ही हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाए। ये जैसे बहुत फेमस लीडर्स जैसे फ्रीडम फाइटर्स और जो भी रिलीजियस लीडर्स या जिन्होंने जो भी अपने लाइफ में लोगों के लिए वेलफेयर के लिए अपनी जान तक गंवा दी, वो सब भी इसी में इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसकी क्रिटिसिज्म की, इस थ्योरी की क्या क्रिटिसिज्म है। तो एक तो यही है कि ज़रूरी नहीं कि हर हर इंडिविजुअल लास्ट स्टेज तक पहुंच जाए। सेकंड, हो सकता है जब एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं या फिर इंटरव्यू होता है, मैं कुछ बता दूं, मैं अगर उस सिचुएशन में होती तो मैं ऐसा करती वैसा करती, लेकिन हो सकता है ना कि ओरिजिनलिटी में जब वो सिचुएशन हो मैं चेंज हो जाऊं, मैं कुछ और रिस्पॉन्सेस दूं। तो ये सब क्या है, ये क्रिटिसिज्म में इंक्लूड किया गया है। दूसरा, कल्चर बाइसेस है, हमारे यहाँ कुछ सही है मॉरलिटी के केसेस में, वेस्टर्न में अलग है, तो ये भी एक कॉन्ट्राडिक्टरी है। और इसमें एक मेन जो क्रिटिसिज्म है वो ये माना गया है, कैरोल गिलिगम जो इनकी स्टूडेंट थी, उनके अनुसार इन्होंने फीमेल पर्सपेक्टिव को इंक्लूड नहीं किया, वो भी एक इसका क्रिटिसिज्म है। ओवरऑल ये हमारी थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है सी टेट एच टेट के लिए, आप इसे ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल द कैरियर कोच। टिल देन, बाय।